एक बार फिर से आप सभी को सुधीर कुमार का नमस्कार। जैसा कि हम बाकी लेक्चर में आपको हम सारा केमिस्ट्री का नोट्स को उपलब्ध कराए हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सब कंप्लीट करवाए हैं। कुछ यूनिट 2 का लेक्चर बाकी है, उसको भी जल्द ही हम कंप्लीट करवा देंगे। आज क्या है, आज आपको हम MCQ लेके आए हैं। MCQ क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो थियरी एग्जाम होता है उस पर 20 मार्क्स का MCQ होता है, और 20 मार्क्स यदि आप इजीली ला दिए तो आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आज हम जो MCQ आपके लिए जो 50 तैयार करके लाए हैं वो आपके लिए है। और किसके लिए है? जो केमिस्ट्री में फेल हो चुके हैं, क्योंकि पिछले बार आप लोगों को कम टाइम होने के कारण उतना हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थे। इस बार क्या है, उसी को SBT को रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए जो आपके लिए ज़रूरी है और जो एग्जाम में आ सकता है 100%, वो उस हिसाब से हम तैयारी किए हैं। और क्या है, हिमांशु सर के मदद से और हम दोनों आदमी मिलकर इसको तैयार किए हैं। और इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, और आप एक भी स्टूडेंट, ये मेरा गारंटी है कि फेल नहीं होइएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि देखिए, आपको 20 नंबर यदि आप इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं तो उधर 8 नंबर लाना बहुत इजी है। थ्योरी में आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप 8 नंबर लेके आ जाइएगा। तो मेन आपको क्या फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। एटलीस्ट जो 20 होता है 20 में से 10 ऑब्जेक्टिव कम से कम सही हो, ये आपको टारगेट लेके रखना है। उसी टारगेट को लेकर हम और हिमांशु सर पूरा MCQ बनाए हैं और आपके लिए लाए हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए पहला जो MCQ है, क्या क्वेश्चन बोलता है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। सबसे पहले आपको ऑर्बिटल जाना होगा। ऑर्बिटल कितना होता है हमारा? SPDF। इधर ध्यान दीजिए, SPDF ये होता है क्या, मेरा ऑर्बिटल है ये सब। और एक चीज और आपको बता दें, जो एजीमुथल नंबर है जो हमारा L का वैल्यू हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या है, डिफरेंट है। S के लिए मेरा कितना है, 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये एजीमुथल नंबर है। S के लिए 0, S ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, P ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, D ऑर्बिटल के लिए 2 होता है और F ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग अभी तक जो एग्जाम लिखे होंगे उसको आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ना हम लोग के पास टाइम था ना आपके पास टाइम था पिछला सेमेस्टर में। इस बार हम लोग के पास टाइम है, एक भी नंबर हम लोग को नहीं कटेगा और ना एक भी स्टूडेंट फेल होने वाला है। तो क्या इसका फॉर्मूला है, रेडियल नोड जब भी हम लोग फाइंड करेंगे कोई भी ऑर्बिटल का, कोई भी चीज का, तो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? देखिए रेडियल नोड फाइंड करने का क्या हमारा फॉर्मूला है, n-1 -l। ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला है, n-1 -l। किसका फॉर्मूला है? रेडियल नोड फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये रेडियल नोड्स फाइंड करने का फॉर्मूला, इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको? रेडियल नोड्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये n क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मान लीजिए 3 मतलब p से पहले जो लगा हुआ है 3। मान लीजिए 4d रहता तो 4 मेरा क्या हो जाता है, n का वैल्यू हो जाता। यदि 5d रहता तो 5 क्या हो जाता, मेरा n का वैल्यू हो जाता। तो n का वैल्यू कितना है हमारा, ध्यान दीजिए, n का वैल्यू हमारा कितना है, 3 -1 -l। l किस पे डिपेंड करता है, SPDF। देखिए आपको हम ऑलरेडी l का वैल्यू आपको हम यहाँ बताए हुए हैं, क्या S का l का वैल्यू 0 होता है, P का L का वैल्यू 1 होता है, D का L का वैल्यू 2 होता है और F का L का वैल्यू 3 होता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मेरा बात समझ में आ रहा है? इसी पे आपका पूरा प्रॉब्लम बनेगा और बहुत इजी है। एक बार यदि आपको याद आएगा, याद हो जाएगा ना, आंख बंद करके 1 नंबर तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में नहीं रोक सकता है, क्योंकि 1 नंबर इसी टॉपिक से ही आता है। तो L हमारा कितना हो गया, देखिए वहां पे P ऑर्बिटल है, P के लिए L का नंबर कितना है, देखिए यहाँ पे SP, P के लिए क्या है, 1। तो जब 3 -1 -1 तो 3 -2 इसका 2 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर आपका कितना है, 1। बहुत ही सिंपल है। ये सब चीज पिछले सेमेस्टर हम लोग नहीं बता पाए थे क्योंकि टाइम कम था। पिछले बार भी कोई स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला था, 1-2 स्टूडेंट शायद धोखा से फेल हो गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, इस बार तो मेरा टारगेट ये है और हिमांशु सर का टारगेट ये है, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होना है। तो आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या है, रेडियल नोड्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? एक बार फिर से आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। रेडियल नोड्स इस साइड आ जाते हैं, रेडियल नोड्स फाइंड करने का फॉर्मूला n
-1 -l, और n हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि 3 मतलब p से पहले 3p हो गया तो 3 हो गया, 5d हो गया तो d से पहले 5, ये सब n का वैल्यू है। l क्या हो गया, l डिपेंड करता है इस पे, s p d और f पे। s का मतलब l का वैल्यू s पे 0 होता है, p पे 1 होता है, d पे 2 होता है और f पे 3 होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यदि ये आपको आ गया तो इस टाइप का सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और मिनिमम 1 नंबर तो केमिस्ट्री में ला ही सकते हैं। हो गया क्लियर? अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम के पास जाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप जब कोई भी वीडियो देखते हैं ना, साथ में क्या कीजिए, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। क्या होता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जानते बहुत सारा चीज़ आपके लिए बेसिक होगा, बहुत आप तेज भी होंगे कोई स्टूडेंट, लेकिन जो स्टूडेंट कमजोर है, देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, जो तेज स्टूडेंट है ना वो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देख के पढ़ सकता है, अंग्रेजी में सुन के, मान लीजिए एकदम फ्रेंच में भी सुन के, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो हम ही लोग जैसा टीचर पर आश्रित है। इसलिए आप लोग के लिए भी स्पेशली ये सब चीज़ लाए हैं। समझ में आ गया? दूसरा प्रॉब्लम देखिए सेम है, उसी तरीका से आपको रेडियल नोड निकालने आ गया। फार्मूला आपको हम बता दिए, क्या फार्मूला था, n-1 -l। अब क्या है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल। अब देखिए एंगुलर नोड्स का क्या फार्मूला है, इसका भी सेम फार्मूला है। एंगुलर नोड्स के लिए क्या होता है, एंगुलर नोड्स इक्वल टू होता है हमारा, देखिए ध्यान दीजिए, एंगुलर नोड्स इक्वल टू हमारा होता है l का वैल्यू। l का वैल्यू जितना होगा उतना ही मेरा एंगुलर नोड्स होगा, जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा उतना ही हमारा क्या होगा, l का वैल्यू होगा, और l का वैल्यू जितना होगा उतना हमारा क्या होगा, एंगुलर नोड्स का वैल्यू होगा। तो देखिए l का वैल्यू आपको हम क्या बताए हुए थे, s p d f के अनुसार। s का वैल्यू आपको 0 बताए थे, p का वैल्यू 1 बताए थे, d का वैल्यू 2 बताए थे और f का वैल्यू आपको हम 3 बताए हुए थे। तो इधर ध्यान दीजिए, आपका क्या क्वेश्चन में क्या बोलता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल, मतलब d ऑर्बिटल है यहाँ पे, d s p d कितना है हमारा, 2 है। आंसर कितना होगा मेरा, 2। तो कभी भी जब एंगुलर नोड्स हम लोग को फाइंड करना रहेगा तो उसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से करेंगे। l का वैल्यू यदि हमको पता रहेगा, इसीलिए 2 का आंसर मेरा क्या, ऑप्शन ए देखिए 2 है, ऑप्शन 2 आपका 2 है, ऑप्शन 3 आपका 3 है, ऑप्शन 4 आपका 4 है। तो क्या होगा एंगुलर नोड्स का वैल्यू, ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि हम s का होता है 0, p का होता है 1, d का होता है हमारा कितना, l का वैल्यू 2 होता है। तो हमको किसका निकालना था, d का। देखिए d है यहाँ पे, तो d का कितना आंसर 2। समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, हर बार एक पूछेगा रेडियल नोड्स बताइए, या पूछेगा आपको एंगुलर नोड्स बताइए, या फिर पूछेगा आपको टोटल नोड्स बताइए। ये सवाल क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 4p ऑर्बिटल। देखिए जहां कहीं भी आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको पूछे तो आपको बहुत ही सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपको बता रहा है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। जब भी टोटल नोड्स आपसे पूछे उसका फार्मूला क्या है, n-1। टोटल नोड्स का फार्मूला है n-1। n मतलब क्या होगा, जितना भी p d f या जो भी s है उसके पहले जो भी नंबर रहेगा मेरा 4 1 2 3 उसको n बोला जाता है। तो टोटल नोड्स इक्वल टू क्या है मेरा फार्मूला, n-1। तो 4 है, 4 -1 करेगा तो कितना आएगा मेरा, 3। तो ऑप्शन देखिए 3 कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा 3। यदि यहाँ पे रहता टोटल नोड्स फाइंड कीजिए किसका, 2p का, तो क्या हमारा हो जाता, n इक्वल टू मेरा हो जाता 2। तो 2 -1 करते तो इक्वल टू 1 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे हमको दिया गया 4p, तो n इक्वल टू मेरा क्या वैल्यू है, प्रिंसिपल जो हमारा नंबर है वो क्या है, n इक्वल टू 4 है। तो 4 -1 इक्वल टू क्या आंसर होगा, 3। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not air pollutant? आपको क्या बताना है, इसमें से एयर पॉल्यूटेंट कौन नहीं है। पॉल्यूटेंट कौन होता है, जो पॉल्यूशन फैलाने में मदद करता है। पॉल्यूटेंट क्या होता है, जिसका हाथ रहता है पॉल्यूशन फैलाने में। तो इसमें से कौन सा है जो कि एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, तो क्या है, H2O2। याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है केमिस्ट्री में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन डिप्लीशन इन एटमॉस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय, मतलब जो ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन कब होता है, किस गैस के कारण, ज्यादातर कौन सा गैस उसमें पाया जाता है, तो कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है CFC, हाँ है। चौथा नंबर ऑप्शन मेरा क्या है, CFC, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छठा क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, मतलब सबसे कम, सबसे नीचे सतह पे कौन सा एटमॉस्फेयर लेयर पाया जाता है। आपको हम बताया था एटमॉस्फेयर का टोटल कितना लेयर में बटा हुआ है, 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे लो में कौन सा है पृथ्वी से लो में, तो आपको क्या बताया था हम, ट्रोपोस्फेयर 0 से लेकर 20 किलोमीटर के रेंज तक पाया जाता है। यदि आप क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता कि ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस कितना होता, कितना आपको बोलना था, 0 से 20 किलोमीटर। देखिए तो सबसे लोअर मेरा क्या है, ट्रोपोस्फेयर, आंसर 1 है। यदि बोल देता सबसे लास्ट कौन सा है लेयर, तो आपको क्या जवाब देते आप, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर तो होता ही नहीं, तो हम लोग क्या ऑप्शन मारते हैं, मेसोस्फेयर इसमें से। तो देखिए क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है, एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन कभी भी जो आपको आता है वही टाइप का नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। आपको पूछ सकता था स्ट्राटोस्फेयर का डिस्टेंस कितना होता है, आपको हम बताए हुए हैं, 0 से 20 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, ये सब चीज़ आपको हम बताए हुए हैं। तो यदि आप पढ़ाई नहीं करिए आपका गलती है, बाकी तो हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा होगा, ट्रोपोस्फेयर। याद कर लीजिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये सब क्या लेयर है एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन सन रेस मेनली कॉसेस, जो हमारा यूवी रेडिएशन जो आता है सूरज के द्वारा, उसके द्वारा हमारा क्या हो जाता है, उसके द्वारा स्किन कैंसर होता है या लंग इंफेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है या फिर नन ऑफ दिस, कुछ नहीं होता। इसमें ऑप्शन ए होगा, स्किन कैंसर होता है। देखिए यूवी रेडिएशन को बचाता कौन है, देखिए ये चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर बचाता है। आप देखिएगा जब ओजोन लेयर आपको हम पढ़ाई करवाएं तो क्या आपको बताएं, ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं, O3 बोलते हैं। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ऑक्सीजन पे सनलाइट पड़ता है तो सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाता है OO। जब वो सिंगल एटम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, O2 के साथ O कंबाइन होता है तो O3 बनाता है। ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ सकता है। तो क्या है, ओजोन लेयर हमारा क्या बचाता था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता था। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर बचाता था, क्यों, क्योंकि स्किन कैंसर मेनली उसके द्वारा होता है। तो क्या है ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन A 1, स्किन कैंसर से क्या करता है, हमारा बचाता है, मेनली मतलब कॉज करता है, उसके कारण स्किन कैंसर होता है। समझ में आ गया, ये सब दिमाग आपको मतलब दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सब क्वेश्चन देखिए जरूर 2-3 क्वेश्चन इससे आने वाला, इस यूनिट से आपको हम लिख के दे रहे हैं गारंटी के साथ। आपको लेकिन पता होना चाहिए ओजोन लेयर किसके द्वारा होता है, यूवी रेडिएशन ओजोन के द्वारा होता है। ये सब चीज आपको, ये देखिए एसिड रेन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन किन कारणों के कारण होता है, केवल SO2 के कारण, या फिर केवल O2 के कारण, या केवल CO2 के कारण, या फिर SO2 एंड NO2 के कारण, किसके कारण होता है। तो जैसा आपको हम बार बार बता रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है मेनली वही क्या है, एसिड रेन का मेन कॉसेस है। तो आपका ऑप्शन ए है, आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ जब मिलता है तो क्या हमारा बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ मिलता है और एयर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। तो क्या यही दोनों तो एसिड है जो पानी के द्वारा गिरता है हमारा पृथ्वी पे, खेत में गिरता है, जमीन पे गिरता है, उसी को बोलते हैं हम एसिड रेन। तो एसिड रेन किसके द्वारा होता है, SO2 एंड NO2 के कारण। दिमाग में बैठा लीजिए बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। देखिए यदि आप फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको हम लिख के दे रहे गारंटी, केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता। और ये जो वीडियो है
केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो केमिस्ट्री की एग्जाम इस बार लिखेंगे, उन लोगों के लिए भी है जो फेल हो गए हैं पिछले बार, वो भी ध्यान दीजिएगा। अपने दोस्त मित्र यदि आपका नहीं देखेंगे इस वीडियो को, उनको बताइएगा कि सुधीर सर केमिस्ट्री का MCQ लेके आए हैं पास कराने के लिए। यदि आप इसमें भी पास नहीं होगा तो कभी गारंटी के साथ लिख के दे रहे आप पास नहीं होइएगा। आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देखिए और अच्छा से लाभ उठाइए। क्या क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम UV रेडिएशन बाई, मेरा बात समझ में आ रहा? सेम क्वेश्चन है, देखिए पिछले बार दूसरा क्वेश्चन था, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। मतलब हमारा पृथ्वी UV रेडिएशन से बचता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए ओजोन लेयर के द्वारा, ऑप्शन 2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेयर के द्वारा, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन लेयर के द्वारा, ऑप्शन 4 SO2 लेयर के द्वारा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं किसके द्वारा? ओजोन लेयर के द्वारा। ऑप्शन क्या है मेरा? 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। BOD और COD, यदि थियरी की बात करें तो थियरी भी जरूर एक पूछ देता है कि BOD क्या है और COD क्या है, तो इस पर फोकस कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, amount of oxygen required for oxidation of both biological active and inert organic matter is called, आपको हम लिखवाए हुए, इसका आंसर COD होगा। COD का फुल फॉर्म क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जो हमारा केमिकल है, क्या क्या केमिकल है हमारा ऑक्सीडेशन होने के लिए? बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल है और ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा केमिकल है, समझ में आ गया? वो क्या रिक्वायर करेगा? तो ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा। तो कौन सा चीज? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल मेरा ऑक्सीजन को डिमांड करेगा। मेरा ऑप्शन क्या है? ए COD। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? एवरी ईयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज राइजिंग बाय, ये केवल हमारा इंडिया का बात को लेकर नहीं करता, ये निकालता है एवरेज पूरा दुनिया का। पूरा दुनिया में मेरा एवरेज कितना टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो कितना होगा? ऑप्शन आपका दिया 0.05 डिग्री सेल्सियस, 0.005 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। आंसर आपका हम जानबूझ कर दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या आंसर होगा? सबसे पहले 0.05 डिग्री सेल्सियस। हर साल हमारा पृथ्वी पे 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, समझ में आ गया ना? हर साल वैरी करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लास्टिक, इसमें से क्या है, कौन सा प्लास्टिक का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन 2 प्लास्टिसाइजर्स, ऑप्शन 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन 4 पिगमेंट्स। तो ऑप्शन क्या है मेरा? 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या है? प्लास्टिक का कंपोनेंट नहीं है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वल्कनाइजिंग एजेंट इज, मतलब बोलता है वल्कनाइजेशन जो हम करते हैं प्रोसेस, उसका सबसे उपयुक्त जो उसमें काम आता है वो कौन सा मटेरियल है? आपको हम पढ़ाए हुए हैं, जब आपको रबर हम पढ़ाए तो आपको हम पढ़ाए नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। रबर को ही इलास्टोमर बोला जाता है। जो नेचुरल रबर होता है बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें पाया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें सल्फर ऐड करते हैं, सल्फर देते हैं, उसको हीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। वही क्वेश्चन आपका सेम यहाँ पर रिपीट कर दिया। क्या रिपीट किया है? वल्कनाइजेशन प्रोसेस में कौन सा चीज काम आता है? एजेंट। एजेंट क्या होता है? जो काम आता है। तो इसमें कौन सा? देखिए जैसे आपको हम बताएं सल्फर, खोजिए इसमें सल्फर है कहीं ऑप्शन में? है। ऑप्शन नंबर 3 में मेरा है सल्फर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। ध्यान दीजिए, एक चीज और बता रहे आपको हम, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा ना, आप ऑप्शन में केवल आप अपना आंसर खोजिएगा, आप ऑप्शन पूरा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यदि आपको नहीं पता तब आप ऑप्शन पढ़िएगा। चलिए तुक्का मार देते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए आपको क्वेश्चंस का आंसर पता हो। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस, पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज, ये सब में से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कौन सा पॉलीमर है? आपको हम पढ़ा है एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन से मेरा क्या बनता है? थर्मोप्लास्टिक। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मेरा क्या बनता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देख लिए,
पॉलीथीन तो एडिशन से है, तो इसका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर आंसर 3 है, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका यहां पर दिया हुआ है, बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनॉल बाय ट्रीटिंग विथ, ऑप्शन ए है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन 2 है टेल्फोन, ऑप्शन 3 है, एक मिनट पानी पी लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन आपका, बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनॉल बाय ट्रीटिंग विथ, ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन 2 टेल्फोन, ऑप्शन 3 नाइलॉन, ऑप्शन 4 नियोप्रीन। ध्यान दीजिए, ये जो फेनॉल है ना क्या है, मोनोमर है। बेकलाइट आपका क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर हमेशा मोनोमर से बनता है, तो बेकलाइट को बनाने में 2 मोनोमर इस्तेमाल होता है, एक फेनॉल दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों मोनोमर है, ये दोनों मोनोमर को जो हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा क्या बनता है, बेकलाइट बनता है। तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बिना बेकलाइट अधूरा है, तो इस्तेमाल हम कौन सा करेंगे, ऑप्शन फेनॉल करेंगे और क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप केवल आंसर पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए। आंसर आपको पता रहेगा, आप कोई भी ऑप्शन आप देखिएगा तुरंत आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मीन्स, जब हम रबर को, जो हमारा नेचुरल रबर होता है उसका जब वल्कनाइजेशन करते हैं, उसका मतलब क्या है, आपको मतलब पहले बता दिए, क्या मतलब बताएं, सल्फर को हम लोग हीट करते हैं, सल्फर उसमें डालते हैं नेचुरल रबर में, उसको हीट करते हैं। ऑप्शन देखिए है क्या, कहीं पे है, हीटिंग विथ सल्फर, हीटिंग विथ आयरन, हीटिंग विथ वाटर, हीटिंग विथ एसिड। तो हम आपको पहले बताएं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस में नेचुरल रबर में हम लोग सल्फर डाल के उसको हीट करते हैं, क्यों, उसका इलास्टिसिटी को थोड़ा कम करने के लिए, हार्ड करने के लिए। तो ऑप्शन क्या है मेरा, ए होगा, हीटिंग विथ सल्फर, उसी को वल्कनाइजेशन भी प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, a plastic which can be softened on heating and hardened on cooling। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि यहाँ पे आप मात खा गए तो हर जगह मात खाइएगा। क्या आपका सवाल है कि उस प्लास्टिक का नाम बताइए जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट हो जाता है गर्म करने पे और ठंडा करने पे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता, होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको हम बताए हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लास्टिक के एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आएगा, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का अंतर बताइए। तो सेम इसमें भी होता है, थर्मोप्लास्टिक मेरा क्या होता है, जिसको यदि हम लोग गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो हार्ड होगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक जस्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उल्टा हो जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पे और टाइट हो जाता है गर्म करने पे। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए ऑप्शन 3, इधर उधर मेरे को देखने का जरूरी ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए थर्मोसेटिंग कहाँ है, बस वहाँ से ऑप्शन हम डाल दिए। ये होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर। बोलता है इसमें से इलास्टोमर कौन है। आपको हम बार बार बताएं, इलास्टोमर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रबर बोलते हैं। आपको हम इलास्टोमर को ही रबर बोलते हैं ना, आपको प्लास्टिक के बाद उसी का चैप्टर हम लिए हुए हैं, इलास्टोमर को ही रबर बोलते हैं। इसमें से देखिए रबर कौन है, सिंपल सा बात है, रबर इसके नाम में ही नेचुरल रबर। मेरा बात समझ में आ रहा है, टेक्निक होता है ऑप्शन मारने का भी, तुक्का भी मारा था, तुक्का मारने का भी टेक्निक होता है। ये क्या है, रबर है, नेचुरल। देखिए 2 तरह का रबर होता है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। यहाँ पे सिंथेटिक रबर भी रहता है, उसको भी मारते हैं हम, क्योंकि रबर है ना। तो यहाँ पे हमारा नेचुरल रबर है। तो क्या है, इलास्टिसिटी जो इलास्टोमर होता है जिसको रबर बोलते हैं, किसको बोलेंगे, नेचुरल रबर को। ऑप्शन मेरा है ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए वही चीज आपको क्वेश्चन आ रहा है, वल्कनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब आपको रबर पढ़ना पड़ेगा और रबर में आपको वल्कनाइजेशन ऑफ सल्फर पढ़ना पड़ेगा। वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं सल्फर का इस्तेमाल करके। देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, वल्कनाइज्ड रबर रेसिस्ट। जब हम लोग रबर को वल्कनाइज्ड कर देते हैं
सल्फर को ऐड करके हीट कर देते हैं तब वो क्या चीज़ से हमको बचाता है? ड्रॉप ऑफ एसिड रेन। क्या वो एसिड रेन से बचाता है? कोल्ड टेम्परेचर, क्या ठंडा टेम्परेचर से बचाता है? ऑप्शन 3 जर्क। क्या वो जर्क से बचाता है? या ऑप्शन 4 वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन, वियर खिंचाव उचाव से बचाता है? हाँ, ऑप्शन 4 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नेचुरल रबर को उसमें सल्फर इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बने मतलब उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कम करे, वो थोड़ा सा टाइट बने, उसमें मतलब तुरंत क्या उसका कहा जाता है, मतलब तुरंत उसमें मान लीजिए खींचे तो खींचा ना जाए, उसमें उखड़ा फुखरापन नहीं आए, इसीलिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। जब वियर खिंचाव करेंगे तो उसमें कुछ कमी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसमें हम लोग क्या वल्कनाइजेशन करते हैं। ऑप्शन क्या है? 4। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन मेक्स रबर। देखिए बार बार वल्कनाइजेशन आ रहा है और हर बार पूछता है आपको। हम एक क्वेश्चन कहाँ से आपको कंफर्म कर दिए थे? कहाँ से? नोड्स से, और मतलब एंगुलर नोड्स है, रेडियल नोड्स है या टोटल नोड्स है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म था। दूसरा क्वेश्चन आपका हम कहाँ से कंफर्म किए? इन्वायरमेंटल साइंस से, एसिड रेन, ओजोन लेयर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ आप यदि जान के हैं तो वहाँ से कंफर्म किए। और तीसरा क्वेश्चन आपका हम यहाँ से कंफर्म कर रहे हैं, क्या है? वल्कनाइजेशन यदि आप पढ़ लिए आपका कंफर्म। तो क्या है वल्कनाइजेशन? जब हम करते हैं तो रबर में क्या होता है? हार्ड होता है, लेस इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है, या फिर सोलुबल इन वाटर होता है? ऑप्शन क्या है आपका? लेस इलास्टिक होता है, उसका इलास्टिसिटी थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि नेचुरल रबर का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका हम कम करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को यूज करके कौन सा पॉलीमर को हम लोग बनाते हैं? तो कौन सा? सिंपल सा, नाइलॉन 66। यदि नाइलॉन 6 भी रहता वो भी सही आंसर था। नाइलॉन 66 वह सही आंसर है। बेकलाइट भी रहता तो मेरा सही आंसर था, तो नाइलॉन 66 है सही आंसर, ऑप्शन 1। मोनोमर ऑफ बेकलाइट्स आर। देखिए यही क्वेश्चन आपको हम पिछले बार रिपीट किए थे, दूसरा वे में पूछा था इस क्वेश्चन को, इस बार दूसरा वे में पूछ रहा। क्या है? मोनोमर ऑफ बेकलाइट्स आर। बेकलाइट्स का एक पॉलीमर है जो कि मोनोमर से मिलके बनता है। तो दो मोनोमर से आपको मिलके बना था। क्या क्या मिलके बना था? फेनॉल से बना था और फॉर्माल्डिहाइड से मिलके बना था। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। क्या है? ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 क्या? फेनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। ऑप्शन 4 पे मत जाइएगा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए आपका सही है, फेनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि जो बेकलाइट होता है फेनॉल और फॉर्माल्डिहाइड जो दो मोनोमर है उससे मिलके बना है। समझ में आ गया? इसलिए इसका ऑप्शन 1 है, 4 पे मत जाइएगा। ऑप्शन 1 फेनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 23, टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, ऑप्शन 4 होगा आपका, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। समझ में आ गया ना? ऑप्शन 4 है आपका, बाकी चीज पर ध्यान मत दीजिए। ऑप्शन 4 टेट्राफ्लोरोइथिलीन। समझ में आ गया? ये 23 हो गया। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें से आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन क्या है आपका? पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 25, पीवीसी क्या है? इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, थर्मोस्टेट, नन ऑफ दिस। तो क्या है? इनफ्लेमेबल। समझ में आ गया ना? ऑप्शन 1 याद कर लीजिए इस सब चीज को, ये सब चीज रिपीट होगा ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम। जो परमानेंट जो हमारा मैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं क्या चीज का बनकर? यही ये क्वेश्चन है 2017-18 का ही क्वेश्चन है, लगभग तुरंत का ये क्वेश्चन है। जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग क्या चीज का बनाएंगे और क्या चीज के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में? तो क्या होगा आपका आंसर? स्टील होगा। कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन और पिग आयरन। रॉट आयरन बहुत ज़्यादा प्योर होता है इसलिए उससे नहीं बनाते हम लोग, बहुत ज़्यादा प्योर होता है रॉट आयरन, इसलिए हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ब्रास कॉन्टेन फॉलोइंग मेटल। ब्रास क्या क्या चीज के मिश्रण से बना हुआ है? ऑप्शन ए क्या है? कॉपर जिंक। ऑप्शन बी है अल्मोनियम मैग्नीशियम। ऑप्शन सी कॉपर निकल। ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? 1
कॉपर प्लस जिंक से बनके मेरा क्या बनता है, ब्रास बनता है। समझ में आ गया। इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आप रट लीजिए। ये सब रटने वाला चीज़, समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको रटना ही पड़ेगा। इसको एक चार्ट बनाइए और रट लीजिए। देखिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं केमिस्ट्री में बच्चा इसलिए फेल होते हैं ताकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप यदि ध्यान दीजिएगा, जो टीचर बोल रहे हैं, फेल होने का चांस नहीं है। आप हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव सिलिका आर कॉल्ड। देखिए याद कीजिए, जब हम मेटल एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ा रहे थे तब एक चीज़ आपको हम समझाए थे कि हम लोग क्या चीज़ ऐड करते हैं ताकि उसमें से वेस्ट मटेरियल को हम लोग निकाल सके। समझ में आ गया ना। ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या है। उसको गेंज बोलते हैं, या उसको स्लैग बोलते हैं, या उसको फ्लक्स बोलते हैं, या फिर उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं आपको। द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव सिलिका। सिलिका को रिमूव करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, क्या मतलब, फ्लक्स। समझ में आ गया, ध्यान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडेराइट इज एन ओर ऑफ। ये देखिए ओर भी आपको हम पढ़ाए हुए हैं। क्या क्या चीज़ का ओर पढ़ाए हैं आपको हम, अल्मुनियम का ओर पढ़ाए हैं, आयरन का ओर पढ़ाए हैं, कॉपर का ओर पढ़ाए हैं। आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ का जो आपको हम बताए थे ना, ओर से भी क्वेश्चन पूछता है। सिडेराइट किसका ओर है, मलाकाइट किसका ओर है, मिका किसका ओर है, आपको हम समझाए थे। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, सिडेराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, अल्मुनियम, Ag, Fe। इसमें से कौन सा है, ऑप्शन 4 Fe। Fe मतलब क्या होता है, आयरन। आयरन का क्या है, सिडेराइट ओर है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, इससे पहले ब्रास देखे थे ना, अभी ब्रॉन्ज देख रहे हैं। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, कॉपर प्लस टीन, कॉपर जिंक प्लस निकल, कॉपर जिंक प्लस टीन, कॉपर प्लस जिंक। क्या चीज का, ऑप्शन ए कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन से मिलके मेरा ब्रॉन्ज बनता है। समझ में आ गया ना। जो ब्रॉन्ज मेडल आप देखते होंगे वो कॉपर प्लस टीन से मिलके बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, क्रोमियम एंड। जो स्टेनलेस स्टील है वो 3 चीज का बना हुआ रहता है, आयरन, क्रोमियम एंड, और क्या चीज है इसमें से, जिंक, निकल, कॉपर एंड टीन। तो आपका ऑप्शन क्या है, निकल। जो स्टेनलेस स्टील मेरा क्या चीज का बना हुआ होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल का बना हुआ होता है। समझ में आ गया, इसको रख लीजिए। हाँ, ये सब चीज़ देखिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं। आप यदि और याद किए हुए हैं अल्मुनियम का, आयरन का या फिर कॉपर का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1-2 नंबर वहाँ से आने वाले हैं। यदि आप वल्कनाइजेशन पढ़े हुए हैं, 1-2 नंबर वहाँ से आने वाले हैं। यदि आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़े, 1-2 नंबर वहाँ से आने वाले हैं। यदि आप नोट्स पढ़े हैं कि कौन सा रेडिकल नोट्स होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, एंगुलर नोट्स कैसे फाइंड किया जाता है, या फिर टोटल नोट्स कैसे फाइंड किया जाता है, 1 नंबर आपको वहाँ से रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट इसमें से कौन सा है, तो क्या हमारा फॉर्मूला है, Al2O3 × 2H2O। कहीं है, देखिए खोजिए उसमें से खोजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मेरा दिया हुआ है। ये आपका क्या है, बॉक्साइट ओर है। समझ में आ रहा है। बाकी भी आप और रखिए, आ सकता है एग्जाम में कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 33, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड। समझ में आ गया ना। जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें इम्प्योर मेटल कहाँ पे हमारा होता है, एनोड के पास या कैथोड के पास, इसको देखने जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है हमारा, कैथोड के पास या एनोड के पास, या एनोड कैथोड दोनों के पास, या किसी के पास नहीं, तो एनोड के पास। आपको हम सिखाए हुए हैं एक कॉपर मेटल को हमको जब कॉपर का हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे तो एनोड के पास इम्प्योर कॉपर रख लेते थे और कैथोड के पास प्योर कॉपर रख लेते थे। धीरे धीरे मेरा क्या होता था, इम्प्योर कॉपर पतला होते जाता था और प्योर कॉपर मेरा मोटा होते जाता था। ऐसे करके हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर को क्या करते थे, अलग कर लेते थे। वही प्रोसेस सेम है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या किया है, क्वेश्चन पूछा कि इम्प्योर जो हमारा मेटल है जब रिफाइनिंग करते हैं कहाँ रखते हैं, तो इम्प्योर मेटल हम लोग कहाँ रखते हैं, सिंपल सा बात है, एनोड के पास रखते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो खोजिए इसमें एनोड कहाँ है, एनोड आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सब समझिए, कॉमन सेंस वाला चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपको हम पिछला बार भी टेस्ट में आपको बताया थे। जर्मन सिल्वर कॉन्टेंट्स, आप दिमाग में बैठा लीजिए, सिंपल सा बात है। नीचे वाला ऑप्शन 4 है, कॉपर जिंक एंड निकल। कॉपर जिंक और निकल के मिक्सचर को ही हम लोग जर्मन सिल्वर बोलते हैं।
समझ में आ गया ना। जर्मन सिल्वर मतलब ये नहीं कि उसमें एजी सिल्वर का मात्रा है तो उसको जर्मन सिल्वर बोलो, नहीं, ये आपका भ्रम है। जर्मन सिल्वर मतलब कॉपर, जिंक और निकल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर बोलते हैं। बाकी चीज आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। देखिए ओर से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से आयरन का खदान कौन सा है? हेमेटाइट, मालाकाइट, बॉक्साइट और स्मल्टाइट। क्या है? हेमेटाइट। सीडेराइट भी है, हेमेटाइट क्या है? आयरन का खदान है, इसको रख लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कॉपर। फिर क्वेश्चन वही आता है, कॉपर का ओर इसमें से कौन सा है? बॉक्साइट, सीडेराइट, मालाकाइट एंड कालामाइन। बॉक्साइट किसका है? अल्युमिनियम का ओर है। सीडेराइट किसका देखते हैं? आयरन का ओर है। तो मालाकाइट मेरा क्या है? कॉपर का ओर है। इस दिमाग में रखिएगा, हमेशा बैठा कर रखिए, ये सब चीज भूलिएगा नहीं। मालाकाइट किसका ओर है? कॉपर का ओर है। आयरन का ओर क्या क्या था? हेमेटाइट और सीडेराइट। अल्युमिनियम का कौन सा ओर है? बॉक्साइट। ये सब चीज आप दिमाग में बैठाइए। In the manufacture of iron from Fe2O3, limestone is added to act as। मतलब लाइमस्टोन को हम लोग क्यों ऐड करते हैं? याद होगा, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं? कोक और लाइमस्टोन को मिलाते हैं, फिर गर्म करते हैं हम लोग, ऑक्साइड वाला जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं। मेरा मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा प्रोसेस क्या है? कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तीसरा प्रोसेस क्या है? कन्वर्सन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। और चौथा रिफाइनिंग। तो क्या है, जब हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं आयरन को, उसके बाद क्या करते थे हम लोग? ब्लास्ट फर्नेस में डालते थे। कैसे? कोक और लाइमस्टोन को मिला के। तो सेम क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट। क्यों लाइमस्टोन को मिलाते हैं? क्योंकि वो फ्लक्स का काम करता है, इसलिए। आंसर आपका क्या है? 1। समझ में आ गया। नेक्स्ट, Which types of ore are concentrated by froth flotation method? समझ में आ गया? आपको हम पढ़ाए हुए हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, लिंचिंग प्रोसेस, ये सब चीज आपको हम बताए हुए हैं। आप भूलिए मत। भूलता कौन है? जो ध्यान नहीं देता। आप भूलिए मत। यदि नहीं भूलिएगा तो अच्छा नंबर लाइएगा, 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं आप। तो क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करके हम लोग क्या करते थे? सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल करते थे। आपको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम लोग करते क्या थे, याद है? उसमें हम लोग पाइन ऑयल मिलाते थे। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? उसमें हम लोग पाइन ऑयल ये सब मिलाते थे, उसको हम लोग क्या करते? झाग बनाते थे। झाग बनाते थे तो ऊपर झाग बन के निकल जाता था और नीचे से वो निकल जाता था। तो हमारा क्या? सल्फाइड ओर के लिए। ये बस मेन ये फोकस रखिए, सल्फाइड ओर के लिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रास कंटेंट। ब्रास क्या क्या चीज कंटेंट करता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रास क्या चीज का बना हुआ होता है? मिश्रण। क्या चीज का मिश्रण से बना है? कॉपर एंड जिंक के मिश्रण से हमारा क्या बना है? ब्रास। ऑप्शन देखिए, खोजिए, है कहीं? है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई स्मेल्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्सट्रैक्शन का यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम वीडियो अपलोड ऑलरेडी करें। कहाँ पे किए हैं? नंबर 1 क्लासेस चैनल पे किए हैं। वहाँ पे जाके आप मेटल एक्सट्रैक्शन का वीडियो देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देख सकते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी वीडियो हम लोग ऐड करें, वो भी देख सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? तो क्या है, स्मेल्टिंग प्रोसेस किस में करते हैं? आयरन में। ऑप्शन आपका दिया हुआ, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट, इन एन ओपन हीट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्यूल यूज्ड इज, कौन सा फ्यूल यूज होता है ओपन हीट प्रोसेस में? प्रोड्यूसर गैस। देखिए ऑप्शन डायरेक्ट, हम लोग देखते नहीं, डायरेक्ट याद हो गया, क्योंकि आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो क्या आपका प्रोड्यूसर गैस इस्तेमाल होता है यहाँ पे? प्रोड्यूसर गैस का पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मारेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। हाँ, ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है। हमारा जो पृथ्वी है उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? पहले हम लोग भी सोचते थे आयरन पाया जाता, नहीं, अल्युमिनियम पाया जाता है। आपको हम जब अल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन पढ़ाया तब लिखे भी थे हम कि सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम क्या होता है, हमारा अर्थ जो ज़मीन होता है उसमें अल्युमिनियम पाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा मोस्टली ज़्यादातर चीज़ों में अल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री से लेके ऑटोमोबाइल से लेके हर एक फील्ड में। क्यों?
इवन हमारा जो वायर वगैरह है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका कॉस्ट कम है इसीलिए। तो क्या हमारा होगा? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स क्या इसमें से पाया जाता है? क्रोमियम। आपको हम पिछले बार भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, इस बार भी देखिए रिपीट हो रहा है। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? क्रोमियम। जिंक, क्रोमियम, टीन, एल्युमिनियम, क्रोमियम। सिंपल सा है, रट जाइए इसको। इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन बाय, जो हम ब्लास्ट फर्नेस में जब ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते कैसे? ऑप्शन आपका दिया है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन। तो जब भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्साइड हमारा रिड्यूस कैसे होता है आयरन का? कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें हम लोग मिलाते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें हम लोग मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा रिड्यूस होता है। ये ध्यान दीजिएगा। 46, इन बेसेमर प्रोसेस द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज ऑफ, जो बेसेमर मेरा जो प्रोसेस है उसमें जो मेरा रिफ्रैक्टरी जो लाइन होता है अंदर जो बना हुआ होता है इक्विपमेंट में, वो क्या चीज़ का बना हुआ होता है? तो क्या चीज़ का बना हुआ होता है? CaO। समझ में आ गया ना? CaO का बना हुआ होता है, सिलिका ब्रिक्स, FeO, Fe2O3 ये सब नहीं, CaO का बना हुआ होता है, वो आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, द ऑयल यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। देखिए ये चीज़ आपको हम थोड़ा देर पहले रिपीट किए थे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में सेम चीज़ आ गया। मतलब कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? सेम सा तेल है, क्या है? पाइन ऑयल। पहले आपको हम बताए हुए तो इसमें ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग पाइन ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाइन ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल। कौन सा ऑयल यूज करते हैं? पाइन ऑयल। द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ अल्युमिनियम, जो अल्युमिनियम को हम लोग रिफाइन करते हैं उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस होगा? हुप्स प्रोसेस, उसको रट लीजिए, हुप्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली एट, हाँ ये सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? रिडक्शन का होता है। आपको हम बार बार रिपीट कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड के पास होता है। रिडक्शन कहाँ होता है? मेरा कैथोड के पास होता है। ये आप भूलिए मत, दिमाग में बैठा लीजिए। और आपको क्या हम बताए थे? ऑक्सीडेशन इज लूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL आपको सिखाए थे, और रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग बताए थे और ऑयल बताए थे आपको हम, वो सब चीज़ भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो क्या आपको बताएं? ऑक्सीडेशन इज लूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? एनोड के पास होगा, और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। खोजिए कहाँ पे है एनोड और कैथोड? यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एनोड एंड कैथोड, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स आर दोस विच, देखिए इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है? कल ही का लेक्चर में हम वीडियो को अपलोड किए हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जो कि स्प्लिट होता है आयंस में, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में क्या होता है? स्प्लिट होता है, और जिसके थ्रू मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन ए, डिसॉल्व रिडली इन वाटर, पानी में जो इजीली मिल जाएगा उसको, या ऑप्शन 2, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसको, ऑप्शन 3, डिसोसिएट इनटू आयंस एट हाई डाइल्यूशन, ऑप्शन 3, एंड ऑप्शन 4, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशन। इसका ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन 4 होगा मिसप्रिंट हो गया होगा लिखने में हम लोग से। ऑप्शन इसका 4 होगा, समझ में आ गया ना? कौन सा ऑप्शन होगा? 4, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग डाइल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा वो आयंस में टूटेगा, और जितना ज़्यादा वो आयंस में टूटेगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटने का क्षमता पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, गलत दिया हुआ 3, इसको 4 याद कर लीजिए। कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? मेरा आयंस में टूटेगा। तो सिंपल सा बात है, जब ऑल डाइल्यूशन कर देंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विथ 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी गिव्स। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विथ 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी गिव्स ऑप्शन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 1 molecules of oxygen, ऑप्शन 3 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑप्शन 4 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन 3 होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी कहीं भी यदि आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी दीजिएगा तो आपको वही देगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन देगा। यदि दूसरा चीज़ रहता तो दूसरा चीज़ देगा। हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है 1 फैराडे, हमेशा। समझ में आ गया ना? ये आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 52 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिट क्या करता है? तो सेम है, जब 1 फैराडे है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था, यहाँ पर वर्डिंग में लिख दिया। बात वही है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यही करते हैं टीचर लोग। तो आपको समझ में आ गया ना? सेम होगा 1 फैराडे, जहाँ भी आप देखिए आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आंख बंद करके 1 फैराडे जहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी, आंख बंद कीजिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर। क्या ऑप्शन होगा आपका? अच्छा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 53 द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम Na+ है तो क्या है? ऑप्शन 3 है 10। देखिए सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर मेरा कितना होता है? 11 होता है। तो उसके अनुसार यदि हम लोग देखते तो सोडियम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये देखिए Na+ है। प्लस मतलब क्या? एक चार्ज प्लस है, मतलब एक किसी को दिया हुआ है। मेरा बात समझिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज किया हुआ है। प्लस चार्ज कब आता है? जब कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं तो प्लस होता है। देखिए केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होता है, किसी को कोई चीज़ दिए तो प्लस हो जाएंगे और किसी से कोई चीज़ लिए तो नेगेटिव हो जाएंगे। सोडियम क्या क्या? एक चीज़ किसी को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक प्लस है वो। जब एक दे ही दिया तो उसके पास 10 बचा ना टोटल। क्योंकि देखिए आपको हम बार बार बता रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, लेकिन एक किसी को दिया हुआ इसीलिए प्लस है। प्रूफ है मेरे पास, एक दिया इसीलिए कितना होगा? 10। ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग सब सेल विथ हाइएस्ट एनर्जी इज, इसमें से किसके पास हाईएस्ट एनर्जी है? आप कैलकुलेट कीजिए। एनर्जी को कभी भी कैलकुलेट कैसे किया जाता है? N+L। ध्यान दीजिए, इधर इसको मिटाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। एनर्जी को कभी भी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? N+L से। N+L को यदि हम लोग जोड़ दिए तो हमारा एनर्जी पता चल जाता है। N क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो हमारा 3, 3, 3, 4 हो गया ना, जो भी SPDF से पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। और ये जो आपका L का वैल्यू आपको हम शुरू में बताएं, क्या बताए थे? S, P, D और F। S का वैल्यू होता है L का, S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए 8, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो देखिए N+1 हमको निकाला, कैलकुलेट करना सबका N+1 कितना है? तो पहला का क्या हुआ? 3 L, L का वैल्यू, S का वैल्यू कितना है? L 0, 3 + 0 = 3। दूसरा का देखिए 3 + P, P का कितना वैल्यू हमारा? P का 1, 3 + 1 = 4। तीसरा का देखिए 3 + D, 3 + D का वैल्यू देखिए SPDF, D का कितना वैल्यू? L का वैल्यू मेरा 2 है तो 3 + 2 = 5। चौथा का देखिए 4S, तो 4 + S, S का वैल्यू कितना है? 0 है हमारा, 0 है ना, तो 4 + 0 = 4। तो सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू आया मेरा? ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ आपको एग्जाम में आएगा और बाकी टीचर आपको नहीं बता सकता है, गारंटी के साथ आपको हम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए टीचर क्या सोचते हैं, बच्चा को छोटा छोटा चीज़ बताना जरूरी नहीं है। हम नहीं, मेरा मेन मकसद क्या है? हम एक ही चीज़ जानते हैं, हम तेज स्टूडेंट के लिए बने ही नहीं हैं, हम कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ही है। क्योंकि तेज स्टूडेंट कहीं भी वीडियो देख के वो पढ़ाई कर सकते हैं, अंग्रेजी का लेक्चर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी वो पढ़ाई कर सकता है, लेकिन मेरा कमज़ोर स्टूडेंट कहाँ जाएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा मेन फोकस वो होता है। तो ध्यान दीजिए इधर। तो जब हम लोग कैसे फाइंड किए? एनर्जी को हमको पता करना है किसी भी ऑर्बिटल का, तो हम लोग क्या करते हैं? N+L रूल अप्लाई करते हैं। N+L रूल अप्लाई किए तो N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है, जो 3, 2 ये सब लगा हुआ रहता है किसके? SPDF से पहले,
और जो हमारा एल का वैल्यू होता है एसपीडीएफ पे क्या होता है, निर्भर करता है। तो एल का वैल्यू एसपीडीएफ पे क्या है हमारा, एस पे 0 होता है, पी पे 1 होता है, डी पे 2 होता है और एफ पे 3। याद कर लीजिए 0 1 2 3। देखिए एन प्लस एल कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल मतलब एल का वैल्यू आप रट लीजिए 0 1 2 3। जैसे एसपीडीएफ आप रटे हुए हैं, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 में, पी में कितना रहता है 6, डी में कितना रहता है 10, एफ में कितना रहता है 14। उसी प्रकार आप रट लीजिए एल का वैल्यू एस के लिए 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। आप याद हो गया। तो हम देखिए उसी के अनुसार जब निकाले तो मेरा जो तीसरा जो था हमारा 3D का मेरा एनर्जी 5 आया, बाकी का 4 आया 3 आया। तो मेरा सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, एमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच इज द हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, तो हमारा तीसरा का आया था 5 आया था। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा 3D, ऑप्शन 3। कभी भी कोई चीज को रटिए मत, कोई चीज को रटिए जो रट नहीं सकते हैं, मत तो समझ नहीं, लेकिन ये सब चीज को समझिए। आपको क्वेश्चन दूसरा दे सकता है, आपको आएगा तो बनाने कम से कम, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देंगे, बस 2 क्वेश्चन और बाकी है। आप लोग बोर मत फील होइए, क्योंकि अभी बोर फील होइएगा तो बाद में आप फेल हो जाइएगा। अभी यदि बोर नहीं फील होते तो आप पास होने में, मेरा गारंटी ये है आपका। ऐसा हम गारंटी जल्दी देते नहीं। देखिए बता रहे हैं आपको, क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताए हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा 100%। ये तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 20 में 20 पूरा आएगा, नहीं, उसी टाइप पे आएगा आपका, 100% आएगा। यदि आप नोट्स निकालना जानते हैं और भी मतलब एंगुलर नोट्स निकालना जानते हैं, रेडियल नोट्स निकालना चाहते हैं, मतलब सब चीज़ आपको तो आता ही है, तो क्या आपको प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ईजी है। H2 molecules is covalent, ट्राइगोनल, एंगुलर, टेट्राहेड्रल। ये सब चीज का तो आप कभी नाम ही नहीं सुने केमिस्ट्री में, पढ़ाई नहीं करे, तो क्या होगा कोवैलेंट। कोवैलेंट क्यों होगा आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेकर या फिर देकर जो बॉन्ड मेरा बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बोलता है वो किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आपस में हम लोग एक इसको दे दिए, भाई तू भी ले लो मेरा, हम भी ले लेते तुम्हारा, दोनों यदि हम लोग मिला देते आपस में तो कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। देखिए H2 कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है, H के पास एक हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है और इसके पास भी H के पास एक है। ये क्या किया आपस में, इसके साथ ये कंबाइंड हो गया, ये इसके साथ कंबाइंड हो गया। इस टाइप का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछ दे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपको हम इसलिए बताए हैं। आपको यदि लेक्चर मेरा नहीं देखें तो लेक्चर भी देख सकते हैं जाकर। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरा बात समझ में आ गया ना। इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, इसका देखिए कुछ फॉर्मूला आता है, हम आपको रखने का तरीका थोड़ा सा बता रहे हैं, ऐसा आपको समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, फोकल नस। ध्यान दीजिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, फोकल नस। जैसे हम लोग तो हिंदी वाले आदमी ना, हिंदी वाले हम लोग जुगाड़ लगा ही लेते याद करने का। क्या है फोकल नस, फोकल नस, ऐसे आपको याद करना है। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। करीब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के करीब में है, 3 पॉइंट समथिंग है, 4 के करीब में। इसका थोड़ा सा कम होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा, लास्ट में सबसे सल्फर का होगा। तो ये याद करने का तरीका, क्या याद करने का तरीका है, फोकल नस, फोकल 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 नस, एनएस नस। एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, N से नाइट्रोजन और S से सल्फर। ये याद करने का तरीका क्या है, फोकल नस। तो यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है क्या है आपका, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हम लोग तो याद किए हुए हैं पहले से, क्या याद किए हुए हैं, फोकल नस। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर सल्फर का। तो मेरा क्या ऑप्शन खोजेंगे, फ्लोरीन कहाँ, फ्लोरीन है, हम ऑप्शन क्या मारेंगे, फ्लोरीन। यदि फ्लोरीन नहीं दिया रहता तो हम ऑप्शन क्या खोजते हैं, ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो ऑक्सीजन को हम लोग मारते हैं। लेकिन हमको फ्लोरीन दिया गया है तो हमको फ्लोरीन को मारेंगे। तो ऑप्शन याद करने का क्या तरीका था, फोकल नस।
FOClNS, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, Cl फॉर क्लोरीन, N फॉर नाइट्रोजन एंड S फॉर सल्फर। समझ में आ गया? ये था आज का वीडियो। यदि आप आज का वीडियो जो देख रहे हैं उसको आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कॉपी में नोट डाउन करें, कोशिश कीजिए सबको थोड़ा थोड़ा कुछ को समझने के लिए, कुछ को रटने के लिए। यदि आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, मेरा गारंटी है आप फेल कभी नहीं हो सकते, ये मेरा गारंटी है। समझ में आ गया? इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। करीब हम लोग 10 किताब को देखे हुए हैं, बहुत सारा MCQ को देख के आपके लिए बनाए हैं।